हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में सिलेबस दिया गया है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें से आज हम डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सभी लोग, चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित हैं, किस देश से प्रेरित हैं। तो देखते हैं। तो राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित हैं। राज्य को निर्देशित करते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य को निर्देशित करते हैं किसमें? नीति निर्माण में। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी राज्य लागू कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक, और आगे देखते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं, ये मूलभूत हैं और नीति निर्माण के लिए राज्य के कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि जब नीति और निर्माण किया जाता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखा जाता है। आगे देखते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो वो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए बनाए गए हैं। और किन किन ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को क्या क्या कहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको अनोखी विशेषता कहा है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन द्वारा इसको क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व को। आगे केटी शाह द्वारा क्या कहा गया? ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगा। तो ये किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। आगे देखते हैं। सच्चा कूड़ादान किसने कहा है? तो टी कृष्णाचार्य जी ने क्या कहा है? सच्चा कूड़ादान। इसी के क्रम में आगे देखते हैं। तो नसरुद्दीन ने कहा है नए वर्ष प्रस्ताव की तरह है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो नए वर्ष प्रस्ताव की तरह है जो जनवरी में टूट जाते हैं। ठीक, तो किसने कहा है? डीपीएसपी को नसरुद्दीन ने। अब केसी व्हीलर ने क्या कहा है? केसी व्हीलर ने क्या कहा है? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक, अब आइए डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल को देखते हैं एक एक करके। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से सब जगह से मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ठीक, तो देखते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है? राज्य का वही अर्थ है जो आर्टिकल 12 में राज्य का अर्थ है। ठीक, जो कि भाग 3 में आता है। आगे राज्य के बारे में क्या कहा गया? डीपीएसपी के बारे में आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मूलभूत है, नीति निर्माण में इन्हें राज्य लागू करेंगे, मतलब नीति निर्माण में राज्य इन्हें शामिल करेगा। ठीक, तो आर्टिकल 37 के बारे में ये है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 38 क्या कहता है। तो आर्टिकल 38 में आर्टिकल सब क्लॉज है आर्टिकल 38(1) और आर्टिकल 38(2). ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 38(1) में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में भी यही कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और डीपीएसपी में भी इसी का यूज़ किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में।
और आर्टिकल 38(2) में कहा गया है आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानताओं को दूर करना। और इसको 44वें संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। तो इसको ध्यान में रखना कि मतलब आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की, मतलब अवसर सभी को बराबर मिलना चाहिए, उसमें असमानता नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो असमानताओं को दूर करना। ठीक, आगे देखते हैं 38 में भी कहा गया है कल्याणकारी राज्य। यदि TPSP कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने में आगे हमने देख लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में सब क्लाज में 6 आर्टिकल जोड़े गए हैं ABCDEF के तहत। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है? राज्य को नीति निर्माण हेतु निर्देश देता है। आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 के सब क्लॉज ए में कहा गया है कि सभी नागरिकों को, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आजीविका के पर्याप्त और समान साधन उपलब्ध कराएं। मतलब सभी को आजीविका सबको मिलना चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए और समान साधन, मतलब जितने भी संसाधन या साधन हैं वो समान वितरण होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। सेकंड में क्या कहा गया है? भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि आधिकारिक सामूहिक हित हो, मतलब अधिकाधिक, मतलब इसके कहने का मतलब है भौतिक संसाधन जो हैं उसका वितरण इस प्रकार हो कि अधिकाधिक सामूहिक हित हो, मतलब अधिक से जितना अधिक हो सके सबका हित हो। तो ये कहा गया है किसके बारे में? आर्टिकल 39B के बारे में। आर्टिकल 39C क्या कहता है? धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो, मतलब जो धन है और उत्पादन है उसका केंद्रीकरण ना हो, मतलब केंद्र के ही पास ना हो, उसका केंद्रीकरण ना हो कि एक ही के पास हो, वो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब सबके पास धन एवं उत्पादन विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट है कि आर्टिकल 39B और C फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभावी होते हैं और सभी फंडामेंटल राइट के नीचे आते हैं मूल कर्तव्य के। लेकिन आर्टिकल 39B और C, आर्टिकल 39B और C फंडामेंटल राइट के मूल कर्तव्य के, मूल अधिकार के ऊपर आते हैं। ठीक, 25वें संविधान संशोधन में 31C को जोड़ा गया। आगे देखते हैं 39D के बारे में। 39D क्या कहता है? ये कहता है स्त्री एवं पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब स्त्री और पुरुष के वेतनों में असमानता नहीं होनी चाहिए, सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। यदि पुरुष को 10,000 मिल रहे हैं तो उसी कार्य के लिए स्त्री को भी 10,000 मिलना चाहिए। ये कब जोड़ा गया? ये कब कहा गया? रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ 1982 में संवैधानिक लक्ष्य न्यायालय द्वारा इसको घोषित किया गया, ये इसका केस था। ठीक है, आगे देखते हैं 39E के बारे में क्या कहा गया है। 39E के बारे में कहा गया है मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग ना हो। मतलब मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों के सुकुमार आयु, जैसे बालक की आयु कम हो तो उसका दुरुपयोग ना हो कि उसको किसी कार्य के लिए लगा दिया जाए। ठीक, आगे देखते हैं 39F के बारे में। तो 39F क्या कहता है? बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर, मतलब बालकों के जो बालक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए विकास और सुविधा को उपलब्ध कराना, ये 39F कहता है। आगे देखते हैं 39A, मतलब ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसमें क्या कहा गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करें। ठीक, मतलब समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मान लो किसी पे केस किया गया है, वो गरीब है, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उसको क्या करना है? न्याय तो समान मिलना चाहिए और निःशुल्क। अब भाई उसके पास पैसे नहीं है तो व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक, आगे देखते हैं आर्टिकल 40 के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, ये आर्टिकल पूछा जाता है और पूछा बहुत बार गया है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन।
किसने कहा था? गांधी जी ने। ठीक, तो आर्टिकल 40 याद करना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। किस किस दशाओं में? बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं असमर्थता के कारण। जैसे बुढ़ापा में पेंशन मिलता है या कुछ बीमारियों में सरकार सहायता देती है। ठीक, तो ये किस किस में कहा गया है? आर्टिकल 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। ये कौन कहता है? डीपीएसपी कहता है हमारा। ठीक, और आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 में बताया गया है कि कार्य हेतु अनुकूल एवं मनोचित दशाएं तथा स्त्रियों को प्रसव सहायता मिलनी चाहिए। मतलब जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, प्रसव के समय उनको सुविधाएं मिलना चाहिए। सरकार ने विभिन्न योजनाएं चली हैं, मातृत्व योजना चला है, जननी सुरक्षा योजना चला है, तो इनके माध्यमों से सरकार सहायताएं देती है स्त्रियों को। ठीक, आगे देखते हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है? कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिकों को यथोचित पारिश्रमिक तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा। मतलब आर्टिकल 43 कहता है कृषि एवं उद्योग में लगे श्रमिकों को यथोचित परिश्रम, मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटे का काम है, उद्योग में लगे हैं तो आप 12 घंटे काम ले रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। ठीक, तो इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 43 में। अब आर्टिकल 43A मतलब ये अमेंडमेंट किया गया 42 42वां 1976 में कि उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। इसको याद रखना कि कितने संशोधन किए गए हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आर्टिकल 43A में जोड़ा गया उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। ठीक, अब आर्टिकल 43B में 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरकारी समितियों के बारे में किसमें कहा गया है? आर्टिकल 9B में कहा गया है, और आर्टिकल 19(1) और C में ये एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात में करता है, यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है आर्टिकल 44। ठीक, तो ये आर्टिकल याद करना। कभी कभी पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, तो किसमें की गई है? आर्टिकल 44 में। ठीक, अब आर्टिकल 45 के बारे में देखते हैं। तो इसमें कहा गया बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान, लेकिन यहीं पर संशोधन किया गया जो कि अभी PCS 2022 में आया था प्री में। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो 46वें संविधान संशोधन 2002 में 0 से 6 के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया कि शिक्षा का अधिकार है उनको। ठीक, किसमें? 46वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट दिया गया 0 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 का, या आर्टिकल 21A जिसको कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 46 के बारे में। तो आर्टिकल जो 46 है वो ST से रिलेटेड है, जो दुर्बल या असमर्थ लोगों के लिए है, जिसमें जो गरीब लोग हैं ST के, उनको शिक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं या असमर्थ हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए, शोषण की सुरक्षा के लिए आर्टिकल किस में बात किया गया है? आर्टिकल 46 में। ये गांधीवादी है। ठीक, आर्टिकल 47 में किसकी बात की गई है? तो आर्टिकल 47 में बात किया गया है कि जीवन स्तर तत्व को बढ़ावा, तो स्वास्थ्य सुविधा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। मतलब जीवन के स्तर को बढ़ाना, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराना राज्य का क्या है? प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक, और इसके आगे क्या कहा गया है कि नशीले पदार्थों का प्रतिबंध, लेकिन औषधियों को छोड़ के, मतलब नशीले पदार्थों का रोक लगना चाहिए। जो नशीले पदार्थ हैं, लेकिन अब यही है कि सरकार को दारू शराब से GST मिलता है, पैसा एकत्रित करते हैं, तो और वही फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाया जाता है पैसा। तो सरकार की मजबूरियां हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसको प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो आगे देखते हैं आर्टिकल 48 क्या कहता है। तो आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुओं को वैज्ञानिक एवं आधुनिक
करें कि मतलब कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करें। अब ऐसे नहीं कि पुरानी परंपरा के अनुसार कृषि एवं पशुपालन को किया जाए, अब नए तरीके से वैज्ञानिक विधि को अप्लाई किया जाए उस पर कृषि एवं पशुपालन को, जैसे कुक्कुट पालन हुआ वगैरह वगैरह, तो वैज्ञानिक तरीके से। और इसके बारे में क्या कहा गया, दुधारू पशुओं वाहक पशुओं के नस्ल में सुधार, संरक्षण एवं प्रबंधन, उनका प्रबंधन किया जाए, मतलब दुधारू पशु हैं उनकी सुरक्षा किया जाए। ठीक। अब आर्टिकल 48 कैपिटल ए यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कहा गया आर्टिकल 48A में 42वें संविधान संशोधन 1976 में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एंड वन जीवों की सुरक्षा को बढ़ावा दें, मतलब पर्यावरण को संरक्षित करें, उसको लोगों के बीच जागरूक करें लोगों को, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा किया जाए, उसको सुरक्षा किया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाया जाए। ठीक। तो उसके बारे में कब किया गया, आर्टिकल 48A में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 49 के बारे में। तो आर्टिकल 49 कहता है स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा की जाए, मतलब जो हमारे प्राचीन काल से, मुगल काल से स्मारक हैं, कलात्मक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, तो उनकी सुरक्षा की जाए, ना कि उनको नष्ट किया जाए। ठीक। और आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक। मतलब पृथक्करण का सिद्धांत हो, ना कि एक दूसरे में हस्तक्षेप करें। कार्यपालिका का काम है नीतियों का निर्माण करना, नीतियों को लागू करना, न्यायपालिका का काम है उसकी समीक्षा करना। न्याय तो दोनों का अलग काम होना चाहिए। तो इस किसके बारे में इसमें बताया गया है, आर्टिकल 50 के बारे में, आर्टिकल 50 में बताया गया है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बात करता है। कौन, आर्टिकल 51। तो ये हो गया डीपीएसपी के आर्टिकल 36 से 51 के बारे में। और आगे देखते हैं इसका फंडामेंटल राइट से तुलना करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट क्या कहता है। फंडामेंटल राइट जो हो आर्टिकल भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया गया है, और वहीं जो है डीपीएसपी आपका भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 के बारे में दिया गया है। ठीक। तो ये आर्टिकल पूछा भी जाता है। आगे देखते हैं मूल अधिकार क्या है हमारे। नागरिकों व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है जो कि जीवन के लिए एक मौलिक अधिकार है। राज्य को दिए गए मूलभूत निर्देश हैं, ये नीति निर्माण में राज्य इसको लागू करेगा, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये राज्य है। और जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है, व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन जो मूल कर्तव्य है क्या नाम है डीपीएसपी हैं, वो राज्य के लिए हैं। ठीक। आगे क्या कहता है, आर्टिकल 32 के द्वारा यह परिवर्तनीय है। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 37 के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। राज्य निर्माण में, राज्य की नीति निर्माण में राज्य इसे लागू करे या ना लागू करे, तो इसके लिए आप अदालत नहीं जा सकते हैं। ठीक। अब यहाँ क्या कहता है, यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, यह राज्य पर बाध्यकारी है, ये गलत यहाँ पे लिखा है, और यह नहीं है। ठीक। अब हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो नकारात्मक प्रवृत्ति में कुछ हैं। जैसे राज्य को कुछ कार्यों के ना करने के लिए कहा गया है, राज्य जो है लोगों के बीच मतभेद ना करे, मतलब ना का यूज किया गया है। इसमें ये चीज़ें ना करें, लिंग, जन्म स्थान आदि में से किसी के व्यक्ति के बीच में भेद ना करें, तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति है। और सकारात्मक, डीपीएसपी सकारात्मक क्या है राज्य के नीति निर्माण में, तो ये सकारात्मक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि यह संविधान लागू होने से समय ही है, मतलब जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से फंडामेंटल राइट से मूल अधिकार है। यह मतलब इसको लागू करने के लिए संविधान लागू होने के समय ही से ही प्राप्त है, और यह स्वतः लागू नहीं होता। मतलब इसको राज्य लागू करेगा ना, अपने आप तो लागू हो नहीं, राज्य चाहे तो लागू करे या तो चाहे तो ना लागू करे। अब इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, और ये किसके लिए कहा गया है, सामूहिक स्वतंत्रता, मतलब समूह में, मतलब यदि पुरुष और महिला में के वेतन में समानता है तो एक के लिए नहीं है, पूरे इंडिया में समूह में है। तो यहाँ पर समूह की बात की गई, यहाँ पर व्यक्तिगत बात की गई है। राजनीतिक
लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है, किसमें? मूल अधिकार में। और वहीं पे मूल कर्तव्य में किसकी बात की गई है? इसको आगे देखते हैं। तो मूल कर्तव्य में किसकी बात की गई है? मूल कर्तव्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। ठीक, अब आगे देखते हैं, कुछ केस देखते हैं रिलेटेड इससे। तो चंपकन दोहराइजेशन जो है 1951 में जो आया, वो मूल अधिकार और डीपीएसपी पर प्रभावित हुआ। मतलब चंपकन दोहराइज केस 1951 में मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट्स है आपका, वो डीपीएसपी पर प्रभावी हुआ। मतलब अगर जो इम्पोर्टेंस दिया गया तो मूल अधिकार को प्रथम इम्पोर्टेंस दिया गया और सेकंड में रखा गया डीपीएसपी को। ठीक, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, तो उसको आगे देखते हैं। जैसे आप लोगों को अभी लेक्चर में बताया गया कि आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 39 सी फंडामेंटल राइट पर भी प्रभावी हैं। मतलब इसके उल्लंघन लागू करने के लिए आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, किसमें? कोर्ट में। ये जी आर्टिकल 14 और 19 का, जो कि फंडामेंटल मूल अधिकार है हमारे, स्वतंत्रता के और बोलने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, तो इसके उल्लंघन पे यहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती है आर्टिकल 39 बी और 39 सी में। ठीक, तो चलिए आज का यह लेक्चर यहीं तक होता है। लाइक करें यदि आपको क्लास अच्छा लगे। वैसे भी कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन है, यहाँ इतने पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। बार बार इसी को रिवीजन करें। ठीक, यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।